मैंने खुद ये सुना है कि चंद दिनों के बाद हमारे चीफ जस्टिस साहब वो भी लंदन चले जाएंगे और वहां पे सुना है कि जमाइमा की फैमिली जो है उनकी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपॉइंटमेंट की कोशिश कर रही है। आपकी दोस्ती चाइना से, हिमालय से भी ऊपर है। कभी आपने देखा है आपका कुछ जज या को आपका और ब्यूरोक्रेट जाके चाइना में सेटल हो रहा रिटायरमेंट के बाद? लंदन ही जाते हो, अमेरिका ही आते हो, कनाडा ही जाते हो। मेरी समझ से बाहर है, पाकिस्तान क्यों नहीं रहते हो? पाकिस्तान काटता है तुम्हें, उसी का खाते हो, लूटते हो उसको और फिर लेके भागते हो वहां से। मैं हैरान हूं। हम जैसे लोगों को तो मुहाजिर करके निकाला गया था 35 साल पहले। मैं पॉलिटिकल रिफ्यूजी हूं, बिल्कुल कैटेगरी में आता हूं पॉलिटिकल रिफ्यूजी की। मुझे पढ़ा लिखा के धक्का मारा गया था और मेरी तरह के हजारों लोग भाग रहे हैं वहां से। देखिए शाजिया, ये जो नया उन्होंने सूरज की तरफ अपना सैटेलाइट भेजा है जिसका नाम आदित्य L1 है, L1 उसकी पोजीशनिंग है, और जो इतने थोड़े खर्चे में ये इंडिया जिस इस चीज को अकम्प्लिश कर लेता है, अचीव कर लेता है, सबसे बड़ा इनको फायदा ये होगा कि फ्यूचर के अंदर कमर्शियल स्पेस ट्रैवलिंग के अंदर इंडिया नंबर 1 होगा, जो कि मुल्क के लिए बहुत ज्यादा लुक्रेटिव होगा। हम कहाँ जा रहे हैं कोई पता नहीं है, कौन इसको बचाएगा कोई पता नहीं है। केयर टेकर गवर्नमेंट का तजर्बा किया गया था, वो तजर्बा कामयाब नहीं रहा। छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा कि हमारे वजीर आजम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोगों के जख्मों पे नमक छिड़का गया है जिससे लोग मायूस हैं, लेकिन पाकिस्तान का हल मुआशी है, सियासी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सियासत नहीं है। जमहूरियत की आपने बुनियादें ही नहीं रखी गई। MNA MPAs को पता नहीं है इस बात का कि हमने इलेक्शन जीता है, उसका मकसद क्या था। वो समझते हैं कि MNA MPA बने हैं हम सिर्फ फ्रॉड के लिए, ठेकेदारों से अपनी कमीशनें लेने के लिए, या 4 करोड़ लगाया तो 10 करोड़ बना के जाएंगे। मेरे यतीम मुल्क के ब्रिटिश जजेस जो हैं उनके हालात ये हैं इस वक्त। अगर देखा जाए तो अगले दिन जो परवेज इलाही साहब के हवाले से जो जिस तरीके से प्रोसीडिंग की गई है, पुलिस को हुक्म दिया गया है कि इनको घर छोड़ कर आए, उनको अपने रिटायरिंग रूम में बुलाया गया है, और उनके रिलेशनशिप और लगता था जिस तरह 2 पुराने दोस्त हैं वो कमरा अदालत में इकट्ठे हो चुके हैं। अब दूसरी तरफ देखें, परवेज मुशर्रफ साहब का केस, वो फौत हो चुके हैं, 16 साल बाद उनका नंबर आ चुका है। कि जो लोग सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, क्या वो खुद सादिक और अमीन हैं? अगर जज साहब इस्लामाबाद में रहते हैं तो लाहौर में उनके घर के अंदर बिजली का बिल क्यों दिया जाता है? ये इंसाफ है एक यतीम कौम के साथ, एक बैंकरप्ट कौम के साथ? फिर 2-2 रिहायशें, हर जज के पास 2-2 रिहायशें क्यों हैं? अब मैं नाम नहीं लेना चाहता कि चीफ जस्टिस साहब के बारे में उन्होंने इंकशाफ किया कि वो आखिरी साल में जब रिटायर होने वाले थे, उन्होंने लाहौर में अपने घर की तजीनो आराइश के लिए 78 लाख रुपया खर्चा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारर। मैं हूं शाज़िया नैयर, मेरे साथ साजिद तारर साहब मौजूद हैं और सबसे पहले तो मैं उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू शाजिया। मैं इस वक्त सैन जुआन में हूँ, पोर्टरिको से, यहाँ से बोल रहा हूँ, और मेरी घंटे डेढ़ तक फ्लाइट है। यहाँ पे तो मौसम गर्मी है, ह्यूमिड है, इस ऑलमोस्ट 90+। मेरे बच्चों की छुट्टियां थी, कल स्कूल शुरू हो जाएंगे, इसलिए आखिरी वीकेंड के लिए आई केम टू पोर्टरिको, जो कि सैन जुआन इसका कैपिटल है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। बिल्कुल, काम के साथ-साथ आपके पास इतना टाइम ज़रूर होना चाहिए कि आप अपनी फैमिली के साथ भी थोड़ा बहुत टाइम गुज़ार सकें। क्योंकि मीडिया के लोग जो होते हैं उनके पास ज़्यादा फैमिली के लिए टाइम बचता नहीं है। वो लोग कहीं न कहीं बिज़ी रहते हैं और फैमिली इग्नोर हो रही होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकालें और उनके साथ एक क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड करें। साजिद साहब, हम लोग हमेशा अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बात करते हैं, ख़ास तौर पर जो करंट सिचुएशन है, जो अवाम की सूरत-ए-हाल है, उसके ऊपर हम बात करते हैं, सोशल इश्यूज़ को हम हाइलाइट करते हैं अपने प्रोग्राम में। अभी भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल की प्राइसेज़ हैं, उसके ऊपर और जो महँगाई का एक तूफ़ान है, उसके ऊपर मुज़ाहरे चल रहे हैं। हमें वो दिन भी याद हैं कि जब तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत थी और बिल आए थे, तो वो जला दिए गए थे कि कोई भी बिजली का बिल जमा ना कराए, और वो बिल जो हैं वो कंटेनर पे खड़े होकर जलाए गए थे। आज उससे भी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन चल रही है कि इस वक़्त लोग सड़कों पर हैं। उन्हें अपनी जो आमदनी है उसकी समझ नहीं आ रही कि वो बिजली के बिल अदा करें, वो अपने बच्चों का खाना पूरा करें, अपने बच्चों की पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें या क्या करें? अवाम इस वक़्त शदीद परेशानी का शिकार है। मैं चाहूँगी इसके ऊपर आप बात करें।
शाज़िया, मायूसी गुनाह है, लेकिन अब इसका क्या करें कि हर तरफ से मायूसियाँ ही मायूसियाँ हैं। मेरा दिल तो नहीं करता कि इन चीज़ों पे बात की जाए, लेकिन आज जो मैं बताना चाहूँगा कि 3 चीज़ें ट्रिपल आपकी चीज़ें जो है राइज़ पर है, डॉलर राइज़ पर है, 326 के करीब बिक रहा है, 327 के। आपकी पेट्रोल की कीमत ₹305.26 है और डीज़ल की प्राइस 311 रुपीज़ 84 सेंट्स 84 पैसे। अब बताना ये चाहूंगा कि पेट्रोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट डीजल होता है, क्योंकि आपकी ज़राअत के अंदर भी डीजल इस्तेमाल होता है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन में डीजल भी इसमें भी इस्तेमाल होता है। अब एक और नया तूफान महंगाई का आने वाला है, और जो सोचा सुना जा रहा है कि आईएमएफ को अगली किस्त लेने के लिए, आईएमएफ को खुश करने के लिए, उनकी शरात को पूरा करने के लिए जो $1 बिलियन की किस्त आनी है, उसमें बिजली मजीद महंगी हो। मैं यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूंगा कि आपका डॉलर श्रीलंका जब बैंकरप्ट हुआ था उससे कीमत उसकी बढ़ चुकी है। दूसरा, अफसोस के साथ मैं कहना चाहूंगा कि अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त 81 अफगानी जो करेंसी है $1 उसकी। बल्कि यहाँ तक है कि मुझे कल सुनने में आ रहा था, अभी मैंने पढ़ा नहीं उसके बारे में, उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी भी दे दी कि अफगानी शहरियों को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, कि इतना खतरनाक है। ये हालात हमने देखने थे। हम कहाँ जा रहे हैं कोई पता नहीं है, कौन इसको बचाएगा कोई पता नहीं है। केयर टेकर गवर्नमेंट का तजर्बा किया गया था, टीयर 2 किस्म के टेक्नोक्रेट्स को लाया गया था, लेकिन ये कि वो तजर्बा कामयाब नहीं रहा। सीसी या इजिप्ट के जो डिक्टेटर थे वो टेक्नोक्रेट लेकर आए थे और उन्होंने कुछ अर्सा के लिए गवर्नमेंट चलाई थी, इजिप्ट को स्टेबलाइज किया था। यही तजर्बा यहाँ होना था, लेकिन टीयर 2 किस्म के टेक्नोक्रेट लाए गए, जो ज्यादातर जो लोग जिनकी एक्सपर्टीज थी उनको नहीं लाया गया। अब उसकी एक मैं छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा कि हमारे वजीर आजम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारे वजीर इतलात उन्होंने कुछ बयान दिए जो कि बैकफायर किया जिन्होंने। ऐसे बयान से बेहतर था खामोशी इख्तियार की जाती, लेकिन ये कि लोगों के जख्मों पे नमक छिड़का गया है, जिससे लोग मायूस हैं। और इस वक्त जो अहले इक़्तिदार है वो भी थोड़ा बुखलाहट का निशान हो रहा है। कभी कहा जाता है कि कैबिनेट को बड़ा किया जाएगा, कुछ और लोग इसमें ऐड किए जाएंगे, फिर इलेक्शन के ऊपर सोचा जा रहा है कि इलेक्शन जल्दी करा के जान छुड़ाई जाए। लेकिन पाकिस्तान का हल मुआशी है, सियासी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सियासत नहीं है। जमहूरियत की आपने बुनियादें ही नहीं रखी गई हैं। अब मैं उसकी छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा कि आपकी जुडिशरी के अंदर सियासत हो रही है, आपकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर सियासत हो रही है। जहां सियासत होनी चाहिए वहां सियासत नहीं होती। असेंबलियों के अंदर सियासत नहीं होती, वहां पे हार्स ट्रेडिंग होती है। लोगों को लेजिस्लेशन का पता ही नहीं है, एमएनए एमपीएस को पता नहीं है इस बात का कि हमने इलेक्शन जीता है, उसका मकसद क्या था। वो समझते हैं कि एमएनए एमपीए बने हैं हम सिर्फ फ्रॉड के लिए, ठेकेदारों से अपनी कमीशनें लेने के लिए, या 4 करोड़ लगाया तो 10 करोड़ बना के जाएंगे। उनको लेजिस्लेशन का ही नहीं पता, क्योंकि बुनियादें जमहूरियत की और सियासत की खोखली हैं। पावर डिफैक्टो डी ज्यूरो, पावर किसी और के पास होती है, नजर किसी और के पास आती है। यही एक वजह है कि इस वक्त वी आर इन सीरियस क्राइसिस। कोई पता नहीं चल रहा कि कहां जाएंगे। अब मैं एक उसकी छोटी सी मिसाल दूंगा। हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो लंदन पहुंच चुके हैं, जरदारी साहब दुबई जा चुके हैं, और पीछे हमारे टूनों वाले और काले बकरों वाले वो अभी यही घूम रहे हैं। तो ये सियासत और ये जमहूरियत ये नहीं है। आपका हल मुआशी है, और आपको जब तक आप एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे, जब तक आप बहसीते कौम इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक आप बहसीते कौम ये फैसला नहीं करेंगे कि हम क्या हैं, हम कहां जा रहे हैं, 76 साल के सफर को पढ़ना पड़ेगा आपको कि माजी के अंदर क्या गलतियां की गई हैं। मैं समझता हूँ इस्लाह होती है सबसे पहले जब अपनी गलतियों का एतराफ किया जाए। अभी तक किसी ने बढ़कर आगे गलती का एतराफ नहीं किया। जो पिछला इमरान प्रोजेक्ट किया गया था, उसके जो गलती करने वाले थे उन्होंने अभी तक आगे बढ़ के कौम को ये नहीं बताया कि उनसे क्या गलतियां हुई। यही सबसे बड़ी बात है कि हमें अभी तक कोई पता नहीं कि हमारी डायरेक्शन क्या है। साजिद साहब, अभी आपने जुडिशरी की ब्यूरोक्रेसी की बात की, तो जुडिशरी पे बात कर लेते हैं कि अदलिया की जो मराहत हैं वो सबके सामने। अभी पिछले दिनों उसकी पूरी एक लिस्ट आई थी कि उनको कितना फ्यूल मिलता है, कितनी उनकी सैलरीज होती हैं और क्या उनका लाइफस्टाइल होता है। लेकिन अगर हम जुडिशरी के हालात देखें मराहत के मुकाबले में,
तो परवेज़ मुशर्रफ साहब का केस जो है वो उनके इंतकाल के बाद उस केस की बारी आई है कई सालों के बाद। उन्होंने जो अपने इलेक्शन के हवाले से जो अपनी एप्लीकेशन दी थी उसकी बारी आई है। अदलिया के हवाले से अगर हम मज़ीद देखें तो जिस किस्म के हालात हमें नज़र आते हैं, जो इंटरनेशनल रैंकिंग में उनका नंबर है, तो सर शर्म से झुक जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तानी जुडिशरी पे? मेरे यतीम मुल्क के ब्रिटिश जजेस जो हैं उनके हालात ये हैं इस वक्त, अगर देखा जाए तो अगले दिन जो परवेज इलाही साहब के हवाले से जो जिस तरीके से प्रोसीडिंग की गई है, पुलिस को हुक्म दिया गया है कि इनको घर छोड़ कर आए, इनको उनको अपने रिटायरिंग रूम में बुलाया गया है और उनके रिलेशनशिप और लगता था जिस तरह दो पुराने दोस्त हैं वो कमरा अदालत में इकट्ठे हो चुके हैं। उनकी आपने देख ली, फिर वो अरेस्ट हुए हैं, फिर दोबारा उनको लेके जाया गया। अब दूसरी तरफ देखें, परवेज मुशर्रफ साहब का केस, वो फौत हो चुके हैं, 16 साल बाद अब उनका नंबर आ चुका है। अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो 17 या 20 जजेस हैं, अगले दिन मैंने इसके बारे में एक प्रोग्राम देखा है और मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई है कि जो लोग सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, क्या वो खुद सादिक और अमीन हैं? कितने हैं फिर उनमें से? कल एक पाक PWD के जो DG थे रिटायर्ड, उन्होंने एक प्रोग्राम किया है जिसके उन्होंने होशरुबा उसमें इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि हर सुप्रीम कोर्ट का जज जो इस्लामाबाद में रहता है, वो अगर फैमिली के बगैर है तो वो एक रेस्ट हाउस में ठहरता है। अब रेस्ट हाउसेस के जो है 2 पोर्शन कर दिए गए हैं। हर रेस्ट हाउस के अंदर 12 एयर कंडीशन है, 7 एयर कंडीशन नीचे वाले फ्लोर पर है, 5 ऊपर वाले फ्लोर पर है। और जहां जहां ये सुप्रीम कोर्ट जजेस इनके आबाई घर हैं, उनको गवर्नमेंट के खर्चे के ऊपर मेंटेन किया जाता है। पिछले साल के नंबर्स जो हैं, पिछले साल हमारे 17 जजेस के जो आबाई घरों के अंदर जो उनके लाहौर, कराची में या जहां जहां वो पसंद फरमाते हैं कि इस घर को गवर्नमेंट के खर्चे पे मेंटेन किया जाए, उसका खर्चा 20 करोड़ 36 लाख रुपया। उसमें से 6 करोड़ सिर्फ और सिर्फ बिजली के बिल है। अगर जज साहब इस्लामाबाद में रहते हैं तो लाहौर में उनके घर के अंदर बिजली का बिल क्यों दिया जाता है? ये इंसाफ है? एक यतीम कौम के साथ, एक बैंकरप्ट कौम के साथ। फिर 2-2 रिहायशें, हर जज के पास 2-2 रिहायशें क्यों है? अब मैं नाम नहीं लेना चाहता कि चीफ जस्टिस साहब के बारे में उन्होंने इंकशाफ किया कि वो आखिरी साल में जब रिटायर होने वाले थे, उन्होंने लाहौर में अपने घर की तजीनो आराइश के लिए 78 लाख रुपया खर्चा किया क्योंकि जा रहे थे। अब और उन्हीं के बकौल एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर, पाकिस्तान एक यतीम मुल्क है, उसके खर्चे पर प्रॉपर्टी को उसको अपग्रेड करना, यह मौजू है, इखलाकी तौर पर ठीक है ये, क्योंकि वहां की टूटियां, वहां के बाथरूम उखाड़ के नहीं ले जा सकते। अगर तो रेस्ट हाउस को अपग्रेड किया जा रहा है, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वो तो गवर्नमेंट की इक्विटी बन रही है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के ऊपर खर्चा हो रहा है। लेकिन किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर 78 लाख रुपया खर्चा, वो भी आखिरी साल है। किचन और उसके बाथरूम और हर चीज अपग्रेड की गई, एक यतीम मुल्क। फिर पूछा जाता है कि हम बैंकरप्ट क्यों हो जा रहे हैं, हम तबाह क्यों हो रहे हैं। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो लोगों को, जिनका जॉब है लोगों को इंसाफ देना, वो पाकिस्तान को इंसाफ क्यों नहीं दे रहे। और मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा कि मैं खुद पाकिस्तान से हूं, पाकिस्तान में हर अफसर की फाइल बनाई जाती है। मैं गारंटी कर देता हूं, ये भी फाइल में लिखा होगा, किसी एजेंसी ने इनकी फाइल भी बना के रखी होगी 78 लाख रुपए के सारे खर्चे की भी। लेकिन वो फाइलें पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं हो रही? वो जाती मफादात के लिए फाइलें खोली जाती हैं। जब टाइम आता है, जब अफसर का गला घोंटना होता है, जब उसका, तो उसकी फाइल निकाल के सामने रख देते हैं अपने जाती मकासद के लिए। पाकिस्तान के फायदे के लिए फाइलें क्यों नहीं खोलते? क्या वजह है? ये क्यों नहीं सोच रहे कि पाकिस्तान को बचाना है? मैं सबसे हैरान होना चाहता हूं, मैं यहां पे मेंशन करना चाहूंगा बात कि आप लाहौर से 100 किलोमीटर के ऊपर फासले के ऊपर नई दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने वहां पे प्रूव करके रख दिया है कि व्हाट आर डिफरेंस, पाकिस्तान और भारत के अंदर डिफरेंस क्या है। न्यू दिल्ली में जब वो पहली दफा इलेक्शन जीत कर आए थे, उनकी कोलिशन गवर्नमेंट थी, उन्होंने 49 दिनों के अंदर फैसला किया था कि मैं एक कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने गवर्नमेंट तोड़कर इलेक्शन करा के 2/3 मेजॉरिटी ले ली थी। आप वहां पे देखें,
वहां पे हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली के हॉस्पिटल्स का क्या रहा, 300 यूनिट तक बिजली फ्री है। हर 6 स्टूडेंटों में ग्रुप बना के उनको मॉनिटर किया जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है। जब केजरीवाल साहब आए थे तो मैं उससे दूसरे साल एक सरकारी डेलीगेशन के साथ अमेरिका से इंडिया गया, भारत गया। मैंने हर टैक्सी ड्राइवर से न्यू दिल्ली में पूछा था, मैंने हर डोरमैन से न्यू दिल्ली में पूछा था क्या हालात है। मैं हैरान हूं जो उन्होंने वहां पे चेंज किया उन्होंने जिस तरीके से करप्शन को। अब उसका डुप्लीकेशन क्या हुआ, पंजाब के अंदर आम पार्टी आई है। ये मेरे अफसरान, मेरे ब्रिटिश रूलर जो है, एक 100 किलोमीटर का फासला तय करके रिसर्च क्यों नहीं करते जाके कि वो हमसे आगे किस तरह जा रहे हैं, करप्शन पे उन्होंने किस तरह कंट्रोल किया है, क्या वजह है। लंदन की डिग्रियां, ये अमेरिका की डिग्रियां, ये कनाडा की डिग्रियां लेकर जाते हैं तो लूट मार क्यों, इन्हें सारा पता है कि किस तरह हर चीज करनी है, जहां पे निशानियां लगा के जाते हैं, लेकिन क्यों नहीं पाकिस्तान के लिए कुछ करते, क्या वजह है। इनके जमीर मुर्दा है, क्या वजह है। ये पाकिस्तानी नहीं है, ये मुसलमान नहीं है। अब मैं आपसे अब नई बात जब हम जुडिशरी की कर रहे हैं तो मैं मुबैना तौर पर मैं कंफर्म नहीं कर रहा, मैंने खुद ये सुना है कि चंद दिनों के बाद हमारे चीफ जस्टिस साहब वो भी लंदन चले जाएंगे और वहां पे सुना है कि जमायमा की फैमिली जो है उनकी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपॉइंटमेंट की कोशिश कर रही है। आपकी दोस्ती चाइना से, हिमालय से भी ऊपर है। कभी आपने देखा है आपका कुछ जज या को आपका और ब्यूरोक्रेट जाके चाइना में सेटल हो रहा रिटायरमेंट के बाद? लंदन ही जाते हो, अमेरिका ही आते हो, कनाडा ही जाते हो। मेरी समझ से बाहर है, पाकिस्तान क्यों नहीं रहते हो? पाकिस्तान काटता है तुम्हें, उसी का खाते हो, लूटते हो उसको और फिर लेके भागते हो वहां से। मैं हैरान हूं। हम जैसे लोगों को तो मुहाजिर करके निकाला गया था 35 साल पहले। मैं पॉलिटिकल रिफ्यूजी हूं, बिल्कुल कैटेगरी में आता हूं पॉलिटिकल रिफ्यूजी की। मुझे पढ़ा लिखा के धक्का मारा गया था और मेरी तरह के हजारों लोग भाग रहे हैं वहां से, हजारों लोग भाग रहे हैं, जान बचा के भाग रहे हैं। लेकिन दुख है कि 12-12 एयर कंडीशनरों वाले रेस्ट हाउसों में रहने वाले कौम का क्या इंसाफ, उनको क्या इंसाफ देंगे, क्या इंसाफ। साजिद साहब, आपने अभी केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से भी बात की, तो मैं चाहूंगी कि इसके ऊपर भी हम बात करें कि केयर टेकर गवर्नमेंट के जो आपस के इख्तलाफात हैं, वो किस तरफ जाएंगे, वो मुल्क के हालात पे किस तरह से असरअंदाज होंगे और आइंदा आने वाली जो हुकूमत होगी, ये तमाम तर जो इनके आपस के झगड़े हैं, वो ये वाला ऊंट किस करवट बैठता नजर आ रहा है आपको? शाहजिया, अभी चंद दिन हुए के टिकट गवर्नमेंट को आए हुए। मैं उसका एक वाकया आपके गोशगुजार करना चाहता हूं कि डॉक्टर शमशाद, जो कि बहुत पढ़ी लिखी खातून है, जो आपकी फाइनेंस मिनिस्टर है इस वक्त, बहुत पढ़ी लिखी, उन्होंने सलीम मांडीवा के अगले दिन उन्होंने उस एक कायमा कमेटी के इजलास के अंदर पाकिस्तान को चौंका देने वाली बात की है। उन्होंने पाकिस्तान की जड़ें हिला के रख दी। उनका बयान यह है कि उन्होंने कहा है कि जो बाहर से नजर आ रहा था वो अंदर आई हूं तो मुझे पता ही नहीं कि अंदर पाकिस्तान की इकानमी के इतने बुरे हालात थे। और उनका बयानिया है कि अगर मुझे पता होता कि पाकिस्तान के हालात ये है तो मैं कभी इकनॉमी मिनिस्टर ना बनती। आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट के हालात ये है। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। दूसरी बात जो मैं बताना चाहूंगा, जो मेरे लिए इंतहाई काबिल अफसोस है, जी, कि डॉक्टर शमशाद जब पहले दिन अपने ऑफिस में गई हैं, वहां पे एक डॉक्टर वकार है जो कि इसहाक डार के राइट हैंड। जाते ही उन्होंने सबसे पहले जो ऑर्डर किए थे, उन्होंने कहा था इनका ऑफिस बंद कर दिया जाए और कल से ये इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स में नहीं आ सकते, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में नहीं आ सकते। अब वो जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में बैठते हैं। अगर आप पाकिस्तान के लिए इकट्ठे नहीं बैठ सकते, एक दूसरे को सुनने की सलाहियत नहीं रखते, मेच्योरिटी किस चीज का नाम है? अगर इतने इख्तलाफ थे तो डॉक्टर शमशाद साहबा को ओहदा लेना ही नहीं चाहिए था। अगर इतराजात थे कि वो डॉक्टर वकार साहब पाकिस्तान के लिए इतने खतरनाक है तो आइडेंटिफाई किया जाता कि मैं तब जाऊंगी अगर इनको निकाला जाएगा, ये कौन है। कौम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डॉक्टर वकार का बताएं कि ये पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक है इंसान। लेकिन अंदरूनी झगड़े, एक बयान दिया जाता है, 2 दफा पीछे आ जाता है। अब इस वक्त जो है आपका बिल्कुल इस वक्त सारे लोग ये जो मुबसरीन है बातें कर रहे हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट का तजर्बा नाकाम हो चुका है। अब आगे इसके बाद क्या हल होगा? अब इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा? बातें हो रही हैं
कि खान साहब अब बात करने के लिए तैयार हैं, बातें हो रही हैं, खान साहब बाहर जाने के लिए तैयार हैं। बहनें उनकी जाती हैं, कोई और पैगाम लेकर आती हैं, वो कहती हैं ठीक है, बुखला जाते हैं, वो कहते हैं वहां पे उनके हालात बड़े खराब हैं। हालांकि उनको देसी घी की मुर्गियां और बकरे मिल रहे हैं, उनको बकरे की रानें रोस्ट कर करके दी जा रही है, जो एक अलग मजाक है 25 करोड़ लोगों के लिए। कैदियों के साथ, कैदियों को बकरे की रानें देसी घी में जो है वो बना के दी जाती है। और यही मेरे अमीरुल मोमिनीन कहते थे कि मैं इस मुल्क के अंदर दो कानून नहीं रहने दूंगा। हालांकि अपने लिए फिर दो कानून है। आप कैदी हैं अमीरुल मोमिनीन, आपके ऊपर इल्जामात है, आपके ऊपर करप्शन के इल्जामात है, आपके ऊपर साइफर के इल्जामात है। लेकिन ये कि एक मेरी कौम के साथ आज से मजाक नहीं हो रहा, 76 साल से हो रहा है। लूटा जा रहा है, कपड़े उतारे जा रहे हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। साजिद साहब, प्रोग्राम का आखिरी सवाल करना चाहूँगी। अभी हमने भारत के हवाले से बात की कि वहाँ पे वो 100 किलोमीटर के फ़ासले पर हैं और वहाँ पे जो तब्दीलियाँ हैं, जो वहाँ की मईशत का हाल है और जो वहाँ पे लोगों की जो ज़िंदगियों पे असर हुआ है, वो एक अलग चीज़ है और वो एक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में एक वाज़ह एक फ़र्क नज़र आता है कि क्या है। इसके साथ-साथ अगर हम टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें तो भारत पाकिस्तान से कहीं आगे दिखाई देता है। अभी पिछले दिनों चाँद पर लैंडिंग के हवाले से उनकी एक अचीवमेंट है और अब उसके बाद उन्होंने सूरज की तरफ अपना रुख कर दिया है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर इंडिया काम कर रहा है। देखिए शाजिया, ये जो नया उन्होंने सूरज की तरफ अपना सैटेलाइट भेजा है जिसका नाम आदित्य L1 है, L1 उसकी पोजीशनिंग है। ये 2 सितंबर सैटरडे वाले दिन लॉन्च किया गया है और इसकी सबसे ज्यादा इसकी जो खूबसूरती है कि बहुत थोड़े खर्चे में सारा कुछ किया गया। $46 मिलियन, जो पहले चांद का तजर्बा था वो 75 मिलियन का था, ये 46 मिलियन। और जो इतने थोड़े खर्चे में ये इंडिया जिस इस चीज को अकम्प्लिश कर लेता है, अचीव कर लेता है, सबसे बड़ा इनको फायदा ये होगा कि फ्यूचर के अंदर कमर्शियल स्पेस ट्रैवलिंग के अंदर इंडिया नंबर 1 होगा, जो कि मुल्क के लिए बहुत ज्यादा लुक्रेटिव होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा। 1500 केजी ये सैटेलाइट का वजन है। ये सोलर को स्टडी करेगा, सोलर विंड्स को स्टडी करेगा। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात मैं समझता हूं कि इसका जो फासला है 1.5 मिलियन किलोमीटर से, अगर गाड़ी को चलाया जाए तो 2 साल कार मुसलसल चले तो तब जाके सूरज के करीब पहुंचेगी, लेकिन इसको 4 महीने लगेंगे। आदित्य L1 को 4 महीने लगेंगे। और मैं समझता हूं कि ये 1.4 बिलियन इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ा एक काबिल फख्र उनका कारनामा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। शायद कुछ सालों तक हमारे बच्चे भी कोई इस चीजों के बारे में सोचेंगे, एटलीस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में देखें कि एक लकीर की दूसरी तरफ लोग किस तरह तरक्की कर रहे हैं और लकीर की इस तरफ हम किस तरीके से शर्मिंदगी से, रिश्वत से, मारामारी से हम हमारे जो बुरे हालात हैं। लेकिन किसी की तरक्की, पड़ोसियों की खासकर तरक्की, वो कहते हैं हर चीज तब्दील हो सकती है, पड़ोसी तब्दील नहीं हो सकता। आपको सोचना होगा कि हमने इनके साथ तिजारत करनी है, हमने इनके साथ ट्रेड करना है। आज आप दालें ऑस्ट्रेलिया से मंगा रहे हैं, आज आप दालें और दूसरी चीजें बहुत दूर दूर से लेके आ रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है कि आप भारत के साथ ट्रेड शुरू करें? देखिए, इंडिया और चाइना एक दूसरे के बॉर्डर पर उनके मुसलसल LOC के ऊपर एक इख्तलाफात है, लेकिन ट्रेड चल रहा है। हमारे मुफाद के लिए ये चीजें पॉसिबल क्यों नहीं? आपके जो इख्तलाफात हैं होने चाहिए, रहने चाहिए, जो कुछ भी आप उनसे करें, लेकिन डायलॉग करने में क्या हर्ज है, ट्रेड करने में क्या हर्ज है? मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं। अमेरिका चाइना इस वक्त बिल्कुल ऑलमोस्ट हालते जंग में है, कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है, लेकिन दौरे मुसलसल हो रहे हैं। मैंने अमेरिका में देखा है, वो कभी डायलॉग को बंद नहीं करते, बल्कि वो डायलॉग इसलिए करते हैं ताकि एक दूसरे के माइंड को पढ़ा जा सके। लेकिन क्या वजह है कि हम इस तरह के फैसले नहीं करते? क्या बात है कि हमारा मुल्की मफाद हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं, हमारा कैपिटल लंदन है या दुबई है? क्या वजह है? ये सोचना होगा कौन। पाकिस्तानियों को पाकिस्तान से प्यार करना सीखना होगा। उसकी वजह यह है कि नेशनलिज्म के बगैर नेशंस जो है सर्वाइव नहीं कर पाती। काश आज मेरे बच्चे जो है वो बजाय
किसी एक पार्टी, सियासी टूटी-फूटी पार्टियाँ जो मेरे पार्टियाँ समझते ही नहीं, उनको छोड़ के पाकिस्तान से प्यार करना सीखें। पाकिस्तान के बारे में सोचें, इंग्लिश और मैथ पे तवज्जो दें, स्टेम सब्जेक्ट्स पे तवज्जो दें। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे और साजिद साहब को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में हम फिर किसी सियासी मसले के ऊपर, किसी समाजी मसले के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।